नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। डीएसएसबी को लेके हमारा ये नया लेक्चर है। टीजीटी सोशल साइंस को लेके नया लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने विश्व इतिहास के कुछ प्रश्न किए थे, तो उस खास तौर से फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके साथ साथ बच्चे बोल रहे थे कि दूसरा विषय भी शुरू कर लिया जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ताकि अलग अलग विषयों के हम लोग क्वेश्चंस को करते रहें। तो आज हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पॉलिटिकल का। पॉलिटी का ये पहला हमारा सेशन होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 18-20 क्वेश्चन पॉलिटी के करेंगे। उच्च स्तर के क्वेश्चन है जो कि पेपर नंबर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस वाले पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है टीजीटी सोशल साइंस की होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस में 70% का जो पोर्शन है, 65 से 70% लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है, कुछ थिंकर्स में जाता है, कुछ पैडागोजी में जाता है। पैडागोजी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है, बिना पढ़े भी आपसे हो जाएंगे। थिंकर्स के डीएसएसबी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, यूपी में थोड़े से बेहतर क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हर जगह एक जैसा आता है, और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ले रहा हूँ वो उच्च स्तर के हैं। उससे निचले स्तर के प्रश्न अपने आप हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, मुझे बताइएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। और बहुत आसान सा प्रश्न की कैटेगरी में आएगा। मैं प्रश्नों का लेवल बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न किसके अंतर्गत आता है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन आया हुआ बच्चे। स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत फेमस है, आपको पता है कि जो हमारा संविधान बना था उसमें स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। मौलिक कर्तव्य, अधिकारों की बात कही गई थी, कर्तव्य की बात नहीं कही गई थी, है ना। क्योंकि जो अधिकार होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, और जो राइट्स होते हैं वो बेसिकली सिटीजन के अगेंस्ट में होते हैं, जो ड्यूटीज होती है ना। तो इसका जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक रिकमेंडेशन थी, उसको माना गया। वो रिकमेंडेशन थी श्री स्वर्ण सिंह कमेटी की। इस कमेटी ने बेसिकली 8 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला था कि इनको तो शामिल किया जाना जरूरी है, कि लोगों को अपने अधिकार के साथ साथ जनता जो है वो कर्तव्यों को भी जाने। तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि किस अमेंडमेंट में, है ना, 42वें में या 44वें में, किस अमेंडमेंट में इस कमेटी की रिकमेंडेशन को माना गया। और इस कमेटी ने क्या कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए। तो ये कहाँ शामिल हुआ? भाग 4 में। भाग 4 का फिर एडिशन बना भाग 4A के नाम से। ठीक है, आर्टिकल 51A अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके। 8 की रिकमेंडेशन थी, 10 को शामिल किया गया। बाद में जब शिक्षा मूल अधिकार बना, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि बच्चों को स्कूल भेजना भी कर्तव्य है पेरेंट्स का। ठीक है, तो ये इसमें हमारा जो ऑप्शन है, हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सारा क्वेश्चन खोल दिया गया है। तो इसमें आंसर हमारे हिसाब से जहां मूल कर्तव्यों की बात आए उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि किस कथन ने विचार किया था कि जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्ता देना, जी नहीं। सुटेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों का अग्रता, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसमें इन्होंने अलग से क्या कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता दी जाए, और इसी निदेशक तत्वों के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उच्च स्तर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोल्ड करके इसको दिया गया था, सी ऑप्शन। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के साथ इन्होंने ये बात कही थी। बिकॉज जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये बेसिकली ना वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो भारत एक वेलफेयर स्टेट का स्वरूप देखता है, और इसलिए ये बोला था कि जो डीपीएसपीज हैं, क्योंकि एक प्रकार से एडवाइजरी है, कंपल्शन तो नहीं है, उन्होंने बोला था इसका महत्व थोड़ा और बढ़ाया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक हमारे देश में जो भी सरकारें हुई हैं ना, उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, और इसके आधार पर आप जितने वेलफेयर की चीज़ें देखते हैं, कोई स्कीम्स हो या स्कॉलरशिप हो या जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं अलग अलग, वो लगभग डीपीएसपी का सम्मान करके ही दिए जाते हैं। तो पहले का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये इसको देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग किया हुआ हो बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने कम से कम उन 4-5 दोस्तों तक जरूर भेजिए जिसके साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और ये चैनल अभी उन्हें नहीं पता। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग का कंटेंट होता है। जो हमारा मेन चैनल है विद राकेश, उस पर आपको यूपीपीसीएस के जीएस का कंटेंट मिलेगा, जरूर बने रहिएगा। ठीक है, इस चैनल पे आपको हर प्रकार की टीचिंग, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, या डीएसएसबी हो, यूपी का हो, है ना, सब पे हम लोग फोकस रखते हैं। अब देखो, ये वीटो पावर क्या होती है। राष्ट्रपति के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। फॉर्मल शक्तियाँ होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं, उसके बाद विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, डिप्लोमेटिक शक्तियाँ होती हैं।
तो ये वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ये है कि देखो, राष्ट्रपति बेसिकली क्या होता है ना कि सरकार के अगेंस्ट बहुत जा नहीं पाते, वो रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में उनको ना डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है। जैसे वीटो पावर में अगर उनके पास कोई बिल आता है तो उसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं, है ना, पॉकेट वीटो बोलते हैं। मतलब उस पर कोई डिसीजन ही नहीं दिया, पड़े रहने दिया, यस नो ही नहीं किया, है ना, ऐसे को वीटो बोलते हैं। और इसको बहुत कम लोग यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो एक ही बार तरीके से यूज़ हुआ था 1987 में, ज्ञानी जैल सिंह जी थे ना, और उस समय सरकार ने पोस्टल वाला एक केस दिया था जिसमें कि पोस्ट किसी की भी डाक पत्र को खोल के पढ़ा जा सकता है, वो वाला बिल था। उसको उन्होंने रोक लिया था। तो वो बड़ा फेमस इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, है ना। सी ऑप्शन हमारा इसमें आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता है, किस कंडीशन में? देख लो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देते हैं? एमएलए देते हैं भैया। जो 4120 एमएलए हैं पूरे देश के, वो लोग वोट देते हैं मोटी मोटा, है ना। तो सीएम भी तो एमएलए होता है, बिल्कुल वोट दे सकता है। एक ही केस में जो सीएम है वो वोट नहीं देगा अगर उस राज्य में अपर हाउस भी है जिसके सदस्य को एमएलसी बोलते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर अपर हाउस का सदस्य है, जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट में, भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद भी है। लोअर हाउस को विधानसभा बोलते हैं, अपर हाउस को विधान परिषद बोलते हैं। तो अगर वह चीफ मिनिस्टर अपर हाउस का मेंबर है, उसको एमएलसी बोला जाता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है भैया। जैसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो एमएलसी हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, इसमें आप देख लेना ऑप्शन कौन सा है हमारा। अगर वो स्वयं प्रत्याशी हो तो ऐसा कुछ नहीं है जी, उन्हें तो खुद ही पद छोड़ना पड़ेगा। ये येट टू प्रूफ इज मेजोरिटी, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। हमारा आंसर कहाँ है? ये टेकर मिनिस्टर तो भी एलिजिबल है। सी ऑप्शन, वो राज्य के विधानमंडल में अगर हायर हाउस के मतलब उच्च सदन के सदस्य हैं या एमएलसी हैं, मतलब सीधे सीधे, तो वोट नहीं दे सकते। दैट्स ऑल। एमएलए हैं सब देंगे, एमएलसी नहीं होना चाहिए। खत्म। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन शायद ही कभी आप लोगों ने देखा होगा। 1965 से 70 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें कमीशन आया था, राजमन्नार कमीशन। उसने रिकमेंडेशन दी थी कि सेंटर स्टेट्स के रिलेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेके बात थी। तो उन्होंने बोला था कि जो सेंट्रल की जो ये सर्विसेज होती हैं, है ना, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विसेज हैं, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, पुलिस सर्विसेज हैं, है ना, सो दैट कि इनमें गतिरोध कम हो जाए। तो डी ऑप्शन है बच्चे, जो सेंट्रल जो पोस्ट थी सर्विसेज की, इसमें कुछ पोस्टों को खत्म करने की बात कही थी। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर। देखो क्या मस्त टॉपिक आया है ये। लोकसभा के अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर। कौन है? ओम बिरला जी हैं, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बच्चा बोला गया है, इसमें से कौन सी बात करेक्ट है, क्या बात सही है? लोकसभा का स्पीकर उसी हाउस का ही एक मेंबर होता है जिसको कि हाउस एक सिंपल मेजोरिटी से वोट देके चुनता है। ठीक है, जैसे 200 अगर 543 लोगों में से किसी को खड़ा किया जाता है और उसको अगर आधे से ज़्यादा बहुमत मिल गया तो ही वो बनता है। अब इसमें क्या कुछ बात है, इन्होंने लिखा हुआ कि ये राष्ट्रपति के प्लेजर से पद पे रहता है। जी नहीं, हाउस चुनता है। स्टेटमेंट गलत है। ही नीड नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस, बिल्कुल होना चाहिए। भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तीसरा है, ही लॉसेस हिज हाउस इफ द हाउस इज डिसॉल्व। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। जी नहीं, आपने देखा होगा जब अगली लोकसभा बनती है तब तक वो रहते हैं। ठीक है, चलिए प्रोटेम स्पीकर चुनने के बाद जाते हैं वो। ठीक है, ये भी गलत है। लास्ट ही होगा सही, वह अपना त्यागपत्र अपने डिप्टी को देते हैं। हाँ जी, लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। तो आंसर डी हमारा बच्चे करेक्ट है। ठीक है, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर 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 से ज्वाइन कर लो। विद राकेश के नाम से पीडीएफ वहीं मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें से गलत खोजना है अपने को ना। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है इसमें से? सारे स्टेटमेंट हैं, इसके बारे में बजट के बारे में बात हो रही है।
आर्टिकल 109, 10, 11, 12 की अगर आप बात करेंगे तो ये धन विधेयक से संबंधित है। बजट भी एक प्रकार का मनी बिल होता है, ठीक है। और उसके बारे में क्या कहा गया कि कौन सी बात गलत है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। अपने को आंसर यही मिल गया, यही आंसर गलत है भैया। बजट का निर्माण फाइनेंस मिनिस्ट्री के गार्जियनशिप में होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, इसका पब्लिकेशन डिपार्टमेंट इसमें काम करता है, इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग लगता है। तो बिल्कुल ये तो सीधे ही स्ट्राइक ऑन आउट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी तरह से लगी थी, संसद पूरी तरह से इसमें होती है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी सारे ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे। पढ़ लीजिएगा इसको, समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बजट को ड्राफ्ट करता है, उसके बाद संसद से इसको पास करना जरूरी है। पूरे साल का एक प्रकार से ये बजट होता है, खाका होता है कि किस प्रकार से कितना आय होगा, कितना व्यय होगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसको लाया जाता है। इसको संसद से पास होना, लोकसभा से पास होना आवश्यक है। अगर लोकसभा से ये बिल पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्यों? बिकॉज सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सही वाला बता ना, इसमें कौन सा कथन सही है? नीदर द फाइनेंस कमीशन नॉर द प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280 हमारे संविधान में इसका जिक्र है। जिस जिस संस्था का संविधान में जिक्र होता है वो संवैधानिक संस्था मानी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, प्लानिंग कमीशन का नहीं है। ये संविधानेतर बॉडी थी, अब तो खत्म हो गई है, नीति आयोग आ गया 2015 से। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं था, एक खत्म। सेकंड है द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन is limited to a review of the revenue segment of budget, while the planning commission takes overall review embarrassing both capital revenue requirements। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व के खंड के पुनरीक्षण तक जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो राज्य और केंद्र में फंड का बंटवारा भी करते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया यहीं पे। सी क्या बोला? कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। जो फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंशियल बंटवारे में काम करती है। जो प्लानिंग कमीशन है वो देश की ग्रोथ डेवलपमेंट की रूपरेखा निर्धारित करती थी। वही काम आज की डेट में नीति आयोग कर रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया है हमारा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? इनमें से क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दोनों की अधिकारिता में आते हैं? हाँ, मतलब किन केसेस में सीधे आप इन कोर्ट्स में जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है अगर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है राज्यों के परस्पर विवाद हो, मूल अधिकारों का संरक्षण की बात हो और संविधान के उल्लंघन संरक्षण। अब इसमें किस मैटर पे हम सीधे, तो दोनों मतलब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी। अब देखो, सेंटर और स्टेट का अगर मैटर है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं। और यहाँ पर राज्यों के परस्पर विवाद है तो ये आपका हाई कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। फंडामेंटल राइट का हमारा बेसिकली मुख्य रूप से जो आता है, ज़्यादातर में देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जा सकती हैं। फंडामेंटल राइट में दोनों जगह ये चीज़ें मिली हुई हैं। ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे तो ये ए वाला भी सुप्रीम कोर्ट है, बी वाला भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विवाद है, सुप्रीम कोर्ट। दो राज्यों के बीच में विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर किसी का मूल अधिकार के संरक्षण की बात हो रही है, मूल अधिकार किसी का छीना गया है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। जैसे आर्टिकल 226 के तहत तो हाई कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रिट दे सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बिल्कुल से सही होगा, ठीक है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण में भी सुप्रीम कोर्ट जाता है व्यक्ति सीधे। तो सी में हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों केस में जा सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नौवां क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब भारत के संविधान और अमेरिकन संविधान में मिलता है। इजी क्वेश्चन है। एक नागरिकता नहीं, अमेरिका में 2 नागरिकता है, भारत में 1 नागरिकता है, तो ये काट दो इसको। 3 लिस्ट, संविधान की 3 अनुसूचियां, ये तो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से, ये भी काट दो। न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका की द्वैधता, डुअल जुडिशरी नहीं, ये भी नहीं है।
फेडरल सिस्टम, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि एक ही सुप्रीम कोर्ट होगी पूरे देश की, ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे ये हमारा अमेरिका के साथ सेम लगता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, हमारे बहुत इजी क्वेश्चन चैप्टर्स में से आता है कि हमारा संविधान कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को लेके बना है, उसमें ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इनेक्टेड, दल बदल कानून किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? जल्दी बताइएगा, किस राज्य में? दल बदल कानून बेसिकली होता क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भी आप वर्तमान में परिस्थितियां देख रहे होंगे ना? जी हाँ, वर्तमान की परिस्थितियां आप लोग देख रहे होंगे। एक मिनट, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियां आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय कितनी मतलब जैसे ही चुनाव होते हैं या किसी व्यक्ति का हित पूरा होता है, दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं या कोई किसी की पार्टी को छोड़ के चला जा रहा है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ खासतौर से इनेक्ट किया गया था। इसका संविधान संशोधन कौन सा था, मुझे जरूर बताइएगा। इसके अंतर्गत अगर 2/3 से कम लोग जाते हैं किसी पार्टी को छोड़ के, तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और ये इसलिए कोशिश की गई थी ताकि उनकी जवाबदेही रहे कि जिस पार्टी से वो या जिस विचारधारा से वो जीत के आए उसी विचारधारा को फॉलो करें। तो इसमें क्या बोला गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस राज्य में 1979 में ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था? केरला में, जे में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में। तो इसमें आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर, जे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये हमारा